क्योंकि आपके सामने जो बैठे होते हैं वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आपने जो बोल दिया वो एक बार के लिए तो चाहे गलत ही हो, लेकिन उनको लगता है कि नहीं बस ये मैं इसी पे चलूँगा, तो आपको यू हैव टू वेरी कैलकुलेटिव, आप एकदम क्लियर होने चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या सेंस निकलता है ना। तो इसके लिए आपको बैक स्टेज प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है। Hello everyone, this is Shruti Jain sitting with Ashish Bansal sir here. Hello sir. नमस्कार। और आज थोड़ी नर्वसनेस है क्योंकि श्रुति बहुत कठिन सवाल दागने वाली है, तो देखते हैं कैसे पार पाया जाए इस सब चीज़ों से। So मेरे कुछ क्वेश्चंस तो है, बट लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ना आपकी एजुकेशनल स्टोरी देखनी। देख रहे हैं आज मैंने आपको कहाँ बिठा रखा है इस वक्त? हाँ, मेरे को आज यहाँ देखकर काफ़ी मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि अभी कोई क्लास लगने वाली है, मेरे को कोई पढ़ाने आने वाला है। तो आई एम फीलिंग मच लाइक अ स्टूडेंट देन अ टीचर। सो वैसे मैं आपकी क्लास तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ से आपकी जो एजुकेशनल जर्नी थी वो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ से शुरुआत कैसे की थी, एंड वो सामने जहाँ पे आप डेली खड़े होते हैं आपके अपने जगह पे जहाँ पे आप रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ तक की जर्नी कैसी रही वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो यहाँ से आप आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे सब कि कैसे क्या रहा था, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, बैक इन जोधपुर इसी तरह क्लासरूम्स में थे, काफ़ी शरारती बच्चों में आते थे हम। और 9-10 का पीरियड ऐसा होता है ना कि जब आप ये सोचने लगते हो कि मेरे को आगे जाके 11 में कुछ सब्जेक्ट लेना है। एंड अभी तो मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है ना उनके पास काफ़ी सोर्स हैं एनलाइटमेंट के, कि भैया कुछ वो लोग बताने वाले होते हैं परिवार में या कुछ भी बताने वाले होते हैं जो कि बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो समझ में नहीं आता था कि 10th में आ गए तो अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर भी मेरे को मुश्किल से 1 या 2 कारण रहे होंगे कि मैंने मैथ्स क्यों ऑप्ट करी। इट वॉज नॉट लाइक आई एम टू मच ब्रिलियंट एट मैथ्स या मैं देखते मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था, वैसा कुछ नहीं था। बट एक तो कुछ मेरे जो सीनियर दोस्त थे जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे उन लोगों ने मैथ्स ली, दिस वॉज माई वन ऑफ द रीजन्स। इसलिए आपने मैथ्स लिया? हाँ, मैं एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये रीज़न था कि 10th में थोड़े ठीक ठाक नंबर आ गए थे पढ़ के, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यस मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, तो या साइंस मैथ्स लेते हैं। हाँ, तो बस ये 2 कारण थे, जिसमें से मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण तो ये था कि मेरे दोस्त लोग थे। मैंने कहा कि चलो यार अपन सीनियर जूनियर एक ही सेक्शन में होंगे तो वहाँ भी क्रिकेट की टीम बन जाएगी। तो वो था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पता चला कि हम 10th से जब 11th में आए ना, तो आज भी ऐसा ही होता है और उस समय भी ऐसा ही था कि 10th से 11th में पढ़ाई के स्तर में डे और नाइट का डिफरेंस था। ठीक है ना, मतलब वो इतना फेज डिफरेंस, उसको कोप अप करना बहुत मुश्किल था। मतलब 11th के अंदर ये सोचना कि यार इतनी डिफ़िकल्ट होती है पढ़ाई, तो वो वो पहला स्ट्रगल था जो मैं सोचता हूँ कि करियर में, अपने एजुकेशनल करियर में जो पहला स्ट्रगल मैंने जो किया वो 10th से 11th मूविंग में सब तब मैंने किया था। नॉट जस्ट मी, स्टोरी अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज 10th तक जो पैम्परिंग होती है बच्चों की और अचानक उनको फिर उसमें छोड़ दिया जाता है कि लो भी अब तो करके बता। है ना, 10th तक तो कोई भी आपको सलाह दे देगा। Exactly. लेकिन फिर जब स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं ये वाले, साइंस के मैथ्स की 3 बुक्स थी, उन 3 बुक्स में कितने चैप्टर थे, हर चैप्टर्स के अंदर कितने सारे पॉइंट थे, कितने फॉर्मूला थे, एंड सेम विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये 3 ऐसों में लगता था कि ये बहुत भारी भरकम राक्षस हैं, अब ऊपर आके बैठ गए हैं। अब आप तो भागने की बात सोच रहे हो, हिला डोला भी नहीं जाता था। ठीक है ना, और वहाँ से उठ के दौड़ लगानी थी, भागना था। तो वही कारण है कि आज जब हम पढ़ाते हैं तो मालूम चलता है कि यस स्टूडेंट किस तरीके से निकल रहा होगा, वो उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो किन स्ट्रगल्स को फेस कर रहा होगा, वो एकदम समझ में आता है, क्योंकि वो पूरा टाइम हमने भी देखा है। एग्जैक्टली सर, एज अ स्टूडेंट आपने भी फेस किया है। सो सर लाइक जब आप स्टार्ट करे होंगे तो आपकी फैमिली सपोर्ट कितना रहा, एंड कैसे उस टाइम पे क्या आपने स्ट्रगल्स फेस किए, ऐसा कुछ? देखो, जब एज ए स्टूडेंट मैं बताऊं तो स्ट्रगल एक अलग टाइप का था, वो एक अलग इम्पैक्ट दे रहा था लाइफ पे। पढ़ाई करनी होती थी और सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी। ठीक है ना, जो ख़ास तौर पे 10th एक बार जब क्रॉस कर लिया ना, उसके बाद में तो ये था कि भैया अगर अपने को कुछ आगे कुछ अच्छा करना है तो ये तो कम से कम बढ़िया करना ही पड़ेगा। कोचिंग एटमॉस्फेयर उतना बढ़िया नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम माई टीचर्स, दे वर टू ग्रेट। बट जो ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग सेक्टर होता है जहाँ पर बच्चे को और टीचर्स को दोनों को अपने अपने गोल मालूम होते हैं, वैसा स्पेशलाइज्ड कल्चर नहीं था।
उस समय पर। आई एम टॉकिंग बैक इन लेट 90s, है ना। तो उस समय इतना अच्छा वो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको किसी तरह से पास किया, समय को पास किया और मेहनत करते गए। गॉट सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग, है ना। तो उस समय बहुत मज़ा आया कि यार इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गए। और फिर वापस एक नई परीक्षा स्टार्ट हो गई। जब इंजीनियरिंग में आए तो वहाँ पर एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया इंजीनियरिंग में आ गया है तो अब तो बहुत बढ़िया। और उस समय थोड़ा सा ऐसा था कि फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी कि मेरे को सपोर्ट करना था, और प्लस मेरे को खुद को अपनी पढ़ाई भी करनी थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी। तो जो इंजीनियरिंग का वो जो रोमांच था ना कि सेलेक्ट हो गया मैं, मज़ा आ गया, वो इट लास्टेड फॉर नॉट मोर देन 30 days। 30 दिन के बाद मैं वापस ज़मीन पर आ चुका था। आई वॉज डाउन टू अर्थ, ठीक है। और वापस एक नए स्ट्रगल के लिए तैयार हो रहे थे। और उस स्ट्रगल के अंदर ये था कि पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, उसके अंदर फिर खूब सारे नए राक्षस ऐड हो गए, ठीक है ना। अभी तो हाँ यस, कुछ नए ऐड हो गए, पहले वाले ख़त्म नहीं हुए थे, अब और भी ऐड हो गए। और चलो ठीक है, फिर अब उसमें एक ये कि हमको पढ़ाना भी है या कुछ करना है, साथ में कुछ काम करना, नॉट जस्ट पढ़ाना है या कुछ भी करना है, लेकिन उससे कुछ अर्निंग हो। तो बेस्ट थिंग विच आई कुड डू दैट टाइम वाज कि मैं कुछ पार्ट टाइम कोई टीचिंग वगैरह करूँ। एंड जब आप इंजीनियरिंग करते हो ना तो जनरली मानसिकता ये होती है कि यू आर गुड एट मैथ्स एंड यू आर गुड एट फिजिक्स, दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। सो बीइंग एन इंजीनियर इट्स रिलेटिवली ईजियर फॉर यू टू टीच फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मेरे लिए भी वही था। मैं इंस्टीट्यूट में गया 2-3 में, जहाँ पर भी मैं गया तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली इफ आई से फ्रॉम टुडेज रेफरेंस, तो उस समय वहाँ पर उनको फिजिक्स और मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा। और केमिस्ट्री मेरे को उस समय पढ़ाने को कहा गया कि भाई आप केमिस्ट्री। अरे मैंने कहा कि यार केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है ना। तो कहा कि नहीं, अभी तो रिक्वायरमेंट इसकी है। लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते और नॉट केमिस्ट्री वुड से पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा हुआ कि एक पैशन डेवलप हुआ। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 1998 व्हेन आई वाज एंटर्ड इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसी समय पर मेरे को ये लगा कि मैं 11th-12th को टीच कर सकता हूँ, और मैंने वो टीचिंग स्टार्ट करी। लेकिन 1-2 साल के अंदर ही ऐसा हुआ कि जब पढ़ाया और मैंने देखा कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है और कैसे आ रहे हैं, कुछ लाइक भी करते थे, कुछ डिसलाइक भी करते थे। उस समय ये था कि यू शुड हैव वाइट हेयर्स देन यू विल बी अ रिनाउंड टीचर। मैं सफ़ेद बाल तो कहाँ से लाऊं मैं। तो उस समय ये मेंटलिटी थी। अभी आजकल तो थोड़ा चेंज हुआ है। उस समय एक्सेप्टेंस थी कि भैया अगर आप एक्सपीरियंस हो, हर कोई आके पूछता था ये एक्सपीरियंस की। तो कई बार तो जो मुझसे पढ़ने आते थे बच्चे, हमारे इंस्टीट्यूट वाले बताते नहीं थे कि ये पढ़ाएंगे। अच्छा। क्योंकि नहीं तो वो पेरेंट जो है ना वो ये पढ़ाएंगे, ये खुद पढ़े जैसे हैं तो ये क्या पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, एज ए स्टूडेंट अभी भी कई सारे हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो क्लास में जब जाते हैं तो ऐसे धुआंधार प्रदर्शन करते हैं, है ना, अनअकैडमी के अंदर इतने सारे लोग। लेकिन वो उनको देखते तो लगता है कि भैया ये तो खुद ही स्टूडेंट लगते हैं, है ना। तो उस समय हमारे भी ऐसे ही हाल था। तो लेकिन उस समय स्टार्ट किया और 2-3 साल के अंदर ही मैंने मतलब अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर लिया था क्या करना तो ये है। इसके अंदर पैसा अपनी जगह है, ठीक है, मतलब पैसा हर जॉब में कम ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन एक जो पैशन होता है ना, हाँ, उसको फॉलो करने का मज़ा अलग ही होता है। तो वाकई में 2 या 3 साल के अंदर ही ये मेरा पैशन डेवलप हो गया था। और फिर कुछ इंस्पायरिंग टीचर्स थे। वन ऑफ देम वाज मोहनलाल शर्मा सर, जो कि मेरे मैथ्स टीचर थे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनके पास, हालांकि मैं उनको क्लास 12 में पढ़ाए थे वो, और इंजीनियरिंग तक भी मैं उनके पास सलाह लेने जाता था। उनसे फ़ोन पे पूछता था कि सर मेरे को अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बैक किया, मेरे पेरेंट्स ने बैक किया कि ऐसा करते को कोई जॉब ऑफ़र भी मिल रहा है मेरे को। आई हैड सम जॉब ऑफर्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट देन आई डिसाइडेड टू गो विद दिस माई पैशन। तो मैंने अपने पेरेंट को, अपने उन लोगों को जिन लोगों से मैं गाइडेंस लेता था, उन लोगों के सामने मैंने कहा मेरी इच्छा ये है। अब आपकी इच्छा बहुत डिफरेंट है तो मुझको बताओ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन सब लोगों ने वो बैक किया, कहा कि नहीं तू जो कर रहा है मस्ती से कर। और डेट वाज द थिंग कि वो मेरे को टीचिंग की तरफ लाई। ये मतलब ये मेरे टीचिंग का स्टार्टिंग वो है कि जब मैं इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई तभी मेरा टीचिंग स्टार्ट हुआ था। इट वाज फर्स्ट ईयर।
ऑफ माई इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट ईयर ऑफ माई टीचिंग, मतलब ये वाली जो 11th 12th वाली जो प्रोफेशनल टीचिंग थी वो ऑलमोस्ट उस समय स्टार्ट हो गई थी। एंड बाय द एंड ऑफ माई फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर के अंदर आते थे मेरे को अच्छा ऐसा लगता था कि जो मेरा कॉलेज था उसके अंदर कुछ स्टूडेंट, कुछ जूनियर्स मेरे ऐसे थे जो मेरे स्टूडेंट्स थे। अच्छा। यस, सो हम लोगों में दो तरह के संबंध हुआ करते थे। एक तो मैं उनका टीचर भी था, और अब मैं उनका सीनियर भी था। मैं उन्हीं की रैगिंग लेता था जिनको मैंने पहले पढ़ाया हुआ था। ओके। तो नॉट दैट सीरियस रैगिंग कि आप सब लोग सोचेंगे अच्छा सर भी मतलब ऐसा, वैसा नहीं। That we understood, so yeah. So this is how your journey started. पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना। पढ़ने के साथ पढ़ाना, exactly. इसके बाद फिर आपने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, फिर then you entered completely into teaching. या मतलब 2003 में तो फुल टू टीचिंग के अंदर ही आ गए। अलग अलग जगह पर वर्क किया, कभी अपना वर्क किया, कभी किसी के साथ वर्क किया, है ना। लेकिन वो मतलब प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर केमिस्ट्री में आ गए। और ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, तो वो हर साल की स्टोरी होती है। लेकिन पैशन अभी तक बना हुआ है कि हाँ, अब जब क्लास में जाते हैं तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं कि अब क्या है, बाहर की दुनिया क्या है, वो सब कुछ भूलनी होती है। तो ऑलमोस्ट वही जज्बा अभी भी, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट पैशन, है ना, कि आप में कब तक पैशन है, जितना आप में पैशन है उतना लंबे आप चलेंगे, वो वाली बात है। Very true. Such an amazing thing which sir has really told us right now. Exactly. तो ये आपकी जर्नी रही सर, जैसे आपने कहा चैलेंजेस भी रहते हैं, बट चैलेंजेस आर दी अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। सर ग्रोथ भी उन्हीं से ही होते हैं। चैलेंजेस नहीं आएंगे तो फिर लाइफ में मज़ा भी नहीं आएगा। डू यू एग्री? या वेरी नाइस स्टेटमेंट एक्चुअली, मतलब अच्छा लगा आपका स्टेटमेंट कि दीज आर द रियल अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई व्हेन आई सी द पास्ट आई सी दीज थिंग्स हैपन रियली बिकमिंग ट्रू एवरी टाइम। हमेशा, मतलब जब भी आप कुछ नया चैलेंज आता है ना, तो वो उसको आप एक्सेप्ट करते हो और उसको एक अपॉर्चुनिटी कर लेते हो कि मैं इसको ब्रेक करूँगा। एग्जैक्टली। तो लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे यार अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हर जगह नो 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 लिखा हुआ है। बट वेन एवर यू सी अ नो, इट्स एक्चुअली एब्रीवेटेड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। नो जो है ना, वो न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। तो वही आपने जो कहा ना कि चैलेंज इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, तो वो सही वाली बात है। तो हाँ, ये तो मैंने वर्क होते हुए देखा है कि आप मतलब जैसे मान लो 1 साल आपने पढ़ाया, दूसरे साल पढ़ाया, तीसरे साल पढ़ाया, आपको ये मालूम नहीं कि रिजल्ट्स कितना आएंगे, कितना बच्चों से आपको कितना अप्रिशिएशन मिलेगा, कितना सब कुछ होगा, आज भी मालूम नहीं है कि अब अगला साल कैसा होगा, क्या होगा, वो कुछ मालूम नहीं है। आपको एक ही काम करना होता है कि आप वर्क करते रहो, नए नए चैलेंजेस को पार करते रहो, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको इंतजार कर रही होंगे रास्ते में। एग्जैक्टली। नोबडी न्यू कि मतलब जो कोविड का टाइम आया तो कौन जानता था कि कोविड के टाइम में भी इतने सारे बच्चों को ये लग रहा था कि भैया नो, हर दीवार पे लगा हुआ है नो, कोई पढ़ने का तरीका ही नहीं है। देन केम समथिंग लाइक अनअकैडमी, ठीक है ना, जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खोल दी, नॉट जस्ट फॉर द लर्नर्स बट ऑल्सो फॉर द एजुकेटर्स। तो वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है कि वो मतलब हर बच्चे को एक इंटरेक्शन मिला। जो बच्चे एकदम ऐसा हो रखे थे कि अब तो कुछ नहीं है, उनको पता लगा कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है, कुछ तो बहुत कुछ है, और अब वो बहुत कुछ बन गया है। एग्जैक्टली सर। सो ये आपकी सर एजुकेशनल जर्नी यहाँ की रही। अब मैं आपसे वहीं ले चलूँ जहाँ आप रोज़ खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ की जर्नी वहीं से सुनते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए, श्रुति कहती है कि अब हमारे को उस स्टेज की तरफ जाना है जहाँ से हम सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ पर रोज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और नए बच्चों को ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने के लिए। यस एग्जैक्टली। अब यहाँ की जर्नी यहाँ से। बिल्कुल सर। तो आज यहाँ पे भी आप मुझे बता दीजिए यहाँ से कैसे क्या जर्नी रहती है, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे एवरी डे। यस, अब ये जगह जो है वो यहाँ पर आके थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर अब एज अ टीचर हम बात करेंगे। और अगर मैं बताऊं कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको 1998 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और 2002 के बाद तो मैं इसी में पूरा कंप्लीट, मतलब वो होता है पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, तो फुल टाइम जॉब वाला चीज़ इसके अंदर आ गई थी। स्टार्ट हो गया 2003, 4, 5, 6, 7, 8 में लाइक खूब सारे जेई के स्टूडेंट्स और खूब सारे मेडिकल स्टूडेंट्स कांटेक्ट में आए,
कई सारे सेलेक्ट हुए, कई सारे अब डॉक्टर्स इंजीनियर बन चुके हैं, तो वो हमेशा चीज़ एक आपको एक पुश देता है कि यस यू आर डूइंग द राइट थिंग, आप राइट ट्रैक पर हो। क्योंकि हमें क्या है ना कि एक लाइफ में री एनालिसिस चलता रहता है अपना कि क्या हम जो कर रहे हैं वो रियली ठीक है, क्या ये मैंने जो सेलेक्ट किया है पाथ ये ठीक है, तो वो चलता रहता है। लेकिन वही है कि इतने सारे जब आपके पास होता है, बैक में रिजल्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वही चीज़ मोटिवेट करती है आपको कि यस आप सही जगह पर हो, आप सही चल रहे हो और वही करते रहें। जैसे कि आप बात करें ना चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस यस चैलेंजेस आते हैं, और ऐसा नहीं कि शुरू में आते हैं। यस शुरू में थोड़ा स्टीप होते हैं, हाँ। शुरू में चढ़ाई थोड़ी स्टीप होती है, बाद में थोड़ी स्टीपनेस कम हो जाती है, लेकिन चढ़ाई फिर भी रहती है ना। ऐसा नहीं है कि आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे। इनफैक्ट चैलेंजेस कम होने का मतलब है कि आपके पास वर्क कम है या आपके वर्क करने की इच्छा कम है ना। अगर आपने अपने वर्क करने की इच्छा को बढ़ा रखा है, चैलेंजेस को, तो आपके चैलेंजेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। वेरी ट्रू। हाँ, वो बढ़ेंगे और वो बढ़ने भी चाहिए। एंड आपको उसको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में लेके चलना होता है कि अगर मतलब आपके लिए एक टेस्ट होता है, जैसे बच्चों के लिए एक टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट बच्चों की खराबी के लिए तो ना होता है। उससे तो ये पता चलता है कि अगर बच्चों के लिए बड़ा, जब नीट का टेस्ट है, IIT का टेस्ट है, IAS है, या कोई भी जितना डिफ़िकल्ट कंपटीशन है उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा ना। तो स्ट्रगल जितना बड़ा होगा तो उसका जो रिजल्ट आउटकम है वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो ठीक है, अब कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो जो ये सोचते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हुए तो कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेलेक्ट नहीं होने का मतलब है कि परमानेंट नो है। हाँ। आप देखते हो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के अंदर हर कोई थोड़ा कोई डॉक्टर इंजीनियर है, ठीक है ना, तो चलता रहता है ये तो बस। लेकिन ये है कि आपको काम कुछ ऐसा करना है जिसमें आपका पैशन हो और स्ट्रगल से आप नहीं डरें, ठीक है ना। ये है तो इसी के साथ एक और चीज़ मुझे बताइए कि एज एन टीचर व्हाट क्वालिटीज एवरीवन मस्ट पोजेस, और आई कैन से इफ नॉट एवरीवन, आप ऐसी कौन सी क्वालिटी पोजेस करते हैं इन योर डेली रूटीन? देखो, एक व्हेन यू से टीचर, देन दिस एजुकेटर, टीचर, दिस काइंड ऑफ जॉब, दिस काइंड ऑफ वर्क, दिस काइंड ऑफ नेम कम विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपके सामने जो बैठे होते हैं वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब आपने जो बोल दिया वो एक बार के लिए तो चाहे गलत ही हो, लेकिन उनको लगता है कि नहीं बस ये मैं इसी पे चलूँगा। तो आपको यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, आप एकदम क्लियर होने चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या सेंस निकलता है ना। तो इसके लिए आपको बैक स्टेज प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है ना, कि जब मैं क्लास में बोल रहा हूँगा तो उसका मतलब बच्चे ये समझ रहे होंगे, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, तो मुझको इस वाले को बच्चों के दिमाग में स्ट्रांगली करना है कि ये इस पे क्वेश्चन स्ट्रांगली पूछा जा सकता है, इस पे पूछा गया है। तो वो कई सारी बातें एक साथ चलती रहती हैं। तो यस, ये जिन लोगों में पैशन थोड़ा कम होता है उन लोगों के लिए काम डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर है पैशन है तो फिर ये काम आसान भी लगने लगता है। लेकिन वही है कि आपको कंटिन्यूसली करना होता है, बस ये है। वेरी ट्रू, दिस इज सो ट्रू सर। एंड सर इसी के साथ ये जैसा बोर्ड देख रहे हैं रोज इसी पे आप पढ़ाते हैं, आज तो अभी ये बोर्ड बंद कर रखा है। इफ आई गिव यू एनी क्वेश्चन अभी, तो विल यू बी एबल टू लाइक, या फिर चैलेंज होगा? यस, क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछोगे तो यस एक्सेप्टेड। आप फिजिक्स क्वेश्चन पूछोगे, मैथ्स के क्वेश्चन पूछोगे। ऐसा हुआ है कभी कि बच्चे ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछो क्लास में एंड उसमें आप अटके हो? मैं बताता हूँ कि बच्चों को ये अच्छी तरह मालूम है कि ये बायो इलिटरेट है। अच्छा, है ना, उनको अच्छी तरह मालूम है कि सर जो है उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ये बायो इलिटरेट हैं। तो कभी भी ऐसे केमिस्ट्री में कोई बायो से संबंधित बात आती है तो मेरे कॉन्फिडेंस को देख के वो समझ जाते हैं कि मामला थोड़ा गोल हो रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है, लेकिन वही है कि अब बायो के बच्चे होते हैं ना, तो वही सपोर्ट भी कर देते हैं कि यस सर ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ा दिया गया है। एस ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बॉडी में मैग्नीशियम का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, और क्वेश्चंस भी उनके ऊपर आते हैं तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब वो आता है, लेकिन उसको भारी मन से पढ़ाना होता है कि यार क्या करें, अब बायो की चीज़ें केमिस्ट्री में दे दी हैं, लेकिन अब ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के पढ़ाते हैं उनको। एग्जैक्टली, सो दिस इज़ हाउ सर की डेली की जर्नी रहती है एज एन एजुकेटर, स्टार्टिंग विद ऑल दी मिक्सचर ऑफ ऑल दी मोमेंट्स। फन भी है, चैलेंजेस भी है, ग्रोथ भी है, एक
एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी रहते होंगे विद स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम लर्निंग एज वेल। सो लर्निंग भी मिलती है रोज़ बच्चों से, ऐसा कुछ हुआ है? यस यस, इस बात में बिल्कुल एग्री करूँगा कि एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है ना वो ही हमारे बेस्ट टीचर्स होते हैं ये बताने के लिए कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि उनके रेस्पॉन्स से आपको पता लग जाता है कि ये बात मेरे को यहाँ पर बोलनी चाहिए थी या 2 लेक्चर बाद बोलनी चाहिए थी, या इस बात को कितना सिंप्लीफाई करके बोलना चाहिए था। आप मानोगे नहीं कि हर साल मुझको ये लगता है कि पिछले साल जो मैं पढ़ा रहा था या तो पढ़ाने का तरीका गलत था या कंटेंट थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे को उसको मॉडिफाई करना चाहिए था। हर साल ये पता लगता है। और मेरे को लगता है कि टीचिंग एक ऐसा चीज़ है कि जैसे जितने समय आप पढ़ाते हो तो फिर आपको जब पता लग जाता है कैसा करना है कैसे नहीं करना है, देन आपको बहुत कम बोलना पड़ता है। जब आपको कम आता है, आपके पास स्किल्स कम हैं या आपका एक्सपीरियंस कम है, तो आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा जिसका मीनिंग बहुत कम होगा है ना। और उस समय बाद में आपको लगने लगता है कि यस इतने से कम चल जाएगा। तो वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता लग जाता है। एग्जैक्टली। सो एक ऐसी जर्नी आई एम होपिंग दैट लाइक मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी एजुकेशनल जर्नी एंड एज एन एजुकेटर की जर्नी को सुन के। उतना ही मज़ा हमारे व्यूअर्स को भी आया होगा। जितनी मोटिवेशनल सर की जर्नी रही है उतनी मोटिवेशनल आपकी भी जर्नी बन सकती है। तो डू ड्रॉप योर कॉमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपका कैसा व्यू है, क्या आपका व्यू पॉइंट है एंड आप क्या सीखते हैं सर की जर्नी से, या फिर आपकी जर्नी में ऐसा कुछ चल रहा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सो डू ड्रॉप दैट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सके एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज। एनी वन लास्ट थिंग सर? बस वही है, परिश्रम करते रहो, क्योंकि आप जब वर्क करते हो और ये सोचे बगैर करते हो कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो वर्क उसके मैक्सिमा पर होता है। और भगवान ने हम सबको एक कंटेनर दिया जिसको बोलते हैं ब्रेन, जिसकी कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग है, बट ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, अंडर यूज़ नहीं करें। ट्राई टू यूज़ योर ब्रेन, नॉट ओवर यूज़ इट। कम से कम पूरा उसको यूज़ करो, ठीक है ना। डू योर बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड आपकी जर्नी से मैंने भी बहुत सीखा एंड आई विल आस्क माय व्यूअर्स एज वेल कि आपने कितना कुछ सीखा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए।